पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई ये आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। लाली देखण में चला, लाली देखण में चला, जित देखूँ उत लाल, लाली देखण में गया और मैं भी हो गया लाल। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में गुजरात की धरती से, आनंद के ज़िले से आनंदित करने वाले हमारे ऐसे समाज के आदरणीय परेश भाई आज हमारे मेवाड़ की धारा पे आने का परम अवसर मिला। मैं उनकी मेवाड़ की धारा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज परेश भाई समाज के नहीं अपितु पूरी मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं। आइए इनका एक नज़र में पूरा परिचय जानें। नमस्कार। उदयपुर की इस हरी हरियाली में आपका स्वागत अभिनंदन है। देखिए किस तरह से यहाँ पर उदयपुर में फतेह सागर का दृश्य, मनभावक दृश्य आप देख रहे हैं। सुंदर दृश्य है। झील लगभग भर चुकी है। कल हमने आपको एक एक दृश्य बताया था, झील कैसे ओवरफ्लो हुई थी, किस तरह से सैलानी यहाँ पर आए थे। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में गुजरात की धरती से, आनंद से हमारे परेश भाई हमारे बीच में आए हैं। उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी बातें मिलने का मौका मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आप अभी ऑफिस के काम से काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी व्यस्त समय में से भी व्यस्त समय निकाल कर आपने जो है यहाँ पर आए हैं मेरे साथ कि और संस्कृति को देखने के लिए कि हम समाज के लोग हैं और उदयपुर में समाज किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार की परंपरा हैं, क्या क्या यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरह की बोलियाँ बोली जाती है, उसके बारे में भी आपने काफ़ी जानकारी तो अर्जित की है। और बाकी जानकारी जो है गुजरात में और राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, क्योंकि आप समस्त इंडिया के हर एक कोने में जाते रहते हैं, अवसर मिलता रहता है, तो हम आज बात करने का मौका भी मिलेगा। तो परेश भाई ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अभी ऑफिस का काम चल रहा है, जब तक हम अपनी बात रख सकते हैं। जागृत करने के भाव होते हैं, जो समाज के प्रिय होते हैं, समाज के शुभ चिंतक होते हैं, वही समाज के बारे में अधिकतम सोच सकते हैं। उनका जन्म ही समाज के उद्धार के लिए होता है, जिसे हम भागीरथ महाराज कहते हैं, सगर महाराज कहते हैं, जिन्हें हम जसमा माता कहते हैं। वो उनके भाव हमारे अंदर मौजूद होते हैं। उन्हीं का पुण्य प्रताप और आशीर्वाद के माध्यम से ही हमारा जन्म होता है। इस जन्म में वैसे तो जीव जंतु, पशु पक्षी सभी जन्म लेते हैं, पर हम मानव जन्म में लेकर और मानव जन्म में रहकर मानव के हित के लिए काम करें और मानव के हित के में काम करते करते अपने समाज, जिस स्कूल में हमने जन्म लिया है। और भारतीय संस्कृति में तो आप देखें कि कई प्रकार की जातियां हैं यहाँ पे। जातियों में जाति उपजाति है, फिर जातियों में फिर प्रतिस्पर्धा की जाति अलग है। कुछ लोग हम की भावनाएं रखने वाले हैं, कुछ लोग दया की भावना रखने वाले हैं, कुछ लोग श्रम की भावनाएं रखने वाले हैं, कुछ लोग अलग अलग भांति भांति के लोगों की एक समूह होता है जो। लेकिन समाज की सेवा करने वाले तो बहुत कम होते हैं, जो अपने समाज के बारे में चिंतन करते हैं, अपने समाज के बारे में विचार करते हैं, अपने समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। आज ऐसे ही भाव, ऐसे ही सुंदर भाव को लेकर हमारे भाई बीच में आदरणीय परेश भाई, जो कि गुजरात की धरती आनंद से पधारे हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है, मेडिकल हेल्थ लाइन में आप कार्य करते हैं। तो आइए आपसे बात करते हैं, पहले आपके कार्य के बारे में, फिर जीवन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परेश भाई ओड है और मैं आनंद गुजरात से हूँ। मैं पिछले 25 साल से स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ख़ास तौर पे HIV एड्स के बारे में काम करता हूँ, हेल्थ के बारे में काम करता हूँ और इसके अलावा एनिमल वेलफेयर के बारे में भी काम करता हूँ। यहाँ पर आज उदयपुर में एक प्रोजेक्ट के कार्यक्रम की वजह से ही आना हुआ और पिछले 6 दिन से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर 2 संस्थाएं काम कर रही है। उसका एक मूल्यांकन था, वो मूल्यांकन करने में यहाँ आया हूँ। मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, ख़ास तौर पे मैंने गुजरात में जहाँ जहाँ काम किया है, वलसाड़, सूरत, भरूच, वडोदरा, नर्मदा ज़िला, आनंद, दाहोद, ये सारे ज़िलों में मैंने काम किया है। तो मेरा अनुभव ये है कि हम समाज के लोग हैं, वो जो पढ़े लिखे हैं वो अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपना परिवार लेके ही बैठे हैं और वो सोचते हैं कि समाज जाए भाड़ में। लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि समाज को हम लोग
समाज के बारे में सोचें। हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग समाज के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली समाज भी आगे बढ़ेगा। हमारे समाज में कई बदियाँ हैं, जैसे शराब है, व्यसन है, महिलाओं पर हिंसा का है, बहुत सारे इश्यू है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, छोटी उम्र में हम लोग काम पे लगा देते हैं। तो मेरा एक मानना है कि हम लोग समाज में पढ़ाई पे काम करें। जब बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी है वो जनरेशन में चेंज आएगा। अभी हम लोग बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे काम करने के बजाय यदि हम लोग बच्चों की पढ़ाई पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ पर आनंद में, बड़ौदा में काम शुरू किया है। तो मैं अपने जो मित्र है, हमारे जो ज्ञाति भाई हैं, उनको बोलता हूँ कि हम लोग 5 बच्चों को सहाय करें। मतलब उसमें पैसे की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ज्ञान देना है, बताना है, सही रास्ता देना है, प्रोत्साहन देना है। दूसरा है, नज़दीक में एक हॉस्टल होता है तो हॉस्टल में उसको एडमिशन करवा सकते हैं, कोई अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। अपने परिचय वाले जो मित्र है जिनकी स्कूलें चल रही है उनमें भी एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले साल हम लोग 5-5 बच्चों पे काम करेंगे तो एक काम ऐसा होगा कि 10 लोग मिलकर हम लोग 50 बच्चों को हम लोग पढ़ाई में सहायता करेंगे। ऐसे ही 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो हम लोग जो चाहते हैं वैसे 250-300 फैमिली में बच्चे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो 250 फैमिली में बदलाव आएगा। क्योंकि जिस फैमिली से बच्चा पढ़ता है तो बच्चे की रहन सहन में बदलाव आता है, उसके माँ बाप की जो रहन सहन है उसमें बदलाव आता है। कुछ व्यसन जो है, जो हम लोग शराब का सेवन है वो सब है, तो वो भी कमी आती है। तो इस तरीके से एजुकेशन से ही बदलाव आएगा। और बाकी हम लोग समाज के लिए कुछ काम करें। जो हमारे समाज के जो मुखिया है उनसे मेरी विनती है कि वो जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है उसको समाज का संचालन करने के लिए प्रेरित करें, उनकी भागीदारी बढ़ाए, उनको सम्मिलित करें। जो भी हमारे ज्ञाति पंच बने हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं वही सरपंच बने हुए हैं, वही सदस्य बने हुए हैं, और बाकी जो नए लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप वो जो नए पढ़े लिखे हैं लड़के हैं, नौजवान हैं, उनका तजुर्बा कम है लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वो जो नए पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनको आप समाज की मुख्य धारा में लाइए। समाज का जो संचालन करना है उसमें उनको शामिल कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई का कि आप हमारी मेवाड़ की इस धारा पे आए। आपने समाज के बारे में कहा, आपने शिक्षा के बारे में कहा, आपने समाज की उन रूढ़िवादियों के ऊपर भी प्रकाश डाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस समाज का इतिहास ऐसे लोगों ने बनाया हो जो शराब पी के नशा करके बनाया हो, तो ऐसा भविष्य आप देख सकते हैं कि कैसा हो सकता है। लेकिन जब अच्छे लोग आप प्रतिभागी हो रही है, जब अच्छे लोग, शिक्षावान लोग जब समाज का बेड़ा अपने हाथ में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और समाज तरक्की करेगा। जिन लोगों ने अपनी बेबुनियाद बीन नीम को बनाया, समाज के ऊंचे ऊंचे रूढ़िवादी परंपराओं को जन्म दिया, समाज के ऊपर दमनकारी नीतियाँ लगा के उनको दबाने का काम किया, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया, शराब के लिए प्रेरित किया। आपने हमेशा अपने जीवन में एक ही काम किया है, सभी लोगों को मिलाना, एक साथ बिठाना, बड़े भाई, छोटे भाई, काका, भतीजा, कोई अंतर्भेद नहीं रखा। आपने शिक्षण केंद्र बनाकर सभी को आपने शिक्षा नहीं दी, भिक्षा दे दी आपने, और उनको दीक्षा ऐसी दी कि उनको शराब पीना, सिगरेट पीना, ऐसा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित। हाँ, युवाओं को इतना, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि आपने जो काम किया अभी तक वो ऐसा काम किया। लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने चाहते हैं जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, हम विफल रहे। उसके विफलता का कारण मैं किसी दोस्त को नहीं देना चाहता, मैं समाज को देना चाहता हूँ। समाज कोई एक समाज नहीं होता है। भारतीय समाज भी एक समाज है। समाज के अंदर कई तरह के समाज होते हैं। समाज के अंदर समाज, हम भी एक गर्व से कहते हैं हम और समाज के लोग हैं। तो हमारा समाज एक सामुदायिक समाज है। हमारे समाज के अंदर सभी को भेदभाव भुलाने चाहिए और एक नई दिशा की तरह आज सभी समाज आगे बढ़ रहे हैं। क्यों और समाज कहीं पीछे है? क्या और समाज किसी से कम है क्या? और समाज अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर, राजा महाराजाओं ने भी हमें क्षत्रिय की उपाधि दी है कि तुम भी क्षत्रिय हो। कहीं कहीं तो हमारे लोगों ने युद्ध में भी भाग लिया है। कहीं कहीं हमारे लोगों ने ऐसा परिश्रम किया है कि अपने परिश्रम और शौर्य की वजह से आज भी हमारी पहचान है। तो हमें क्यों छोटा समझा जाता है? आज पूरे देश में ओढ़ लगाना अभिश्राप समझते हैं लोग। नहीं, ओढ़ नहीं लगाऊंगा, राजपूत लगाऊंगा। क्यों राजपूत लगाओगे भाई? हमारा छोटा सा तो नाम है। ओढ़ लगाने में उनको बड़ी शर्म आती है, घृणा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ओढ़ अभिश्राप है। ओढ़ अभिश्राप नहीं है, ओढ़ हमारी जात है और हमारे
हमें गर्व से हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम ओड़ हैं। उन लोगों के लिए परेश भाई क्या कहना चाहोगे जो समाज की हम की भावनाएं रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की रखते हैं, और वो अपने आप को राजपूत कहते हैं और एक तरफ ओड़ कहते हैं, क्या है वो? वो लोग एक संकुचित भावना वाले हैं, संकुचित मानसिकता के साथ चल रहे हैं। वो एक बार डेवलप हो गए, इसीलिए वो अपने आप को इस तरह रजू कर रहे हैं, मतलब प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जात कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। हम कहीं भी जाए, सरकारी ऑफिस में जाए, कहीं प्राइवेट ऑफिस में जाए, स्कूलों में जाए, कॉलेज में जाए, प्रशासन में जाए, हाँ, तो वहाँ पर हम अपनी जात को बताएं कि हम लोग ओड़ है, हम इसी कास्ट से हैं, ये पेशे से हैं। हम लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उस टाइम हम लोग ही थे कि हमने गांधी जी, सरदार, बाकी लोगों को हमने सपोर्ट किया कि उस टाइम जो गांधी जी का संदेश था सरदार को पहुंचाना था, वो जो सरदार 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पर बैठे हैं, तो जो गांधी जी की जो चिट्ठी थी वो हमारे जैसे ओड़ लोग पहुंचाते थे, चलते थे, चल के जाते थे, और ये रात भर चलते रहते थे और 2 दिन 3 दिन में तो उसको पहुंचा देते थे। और इसी तरीके से पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन हमारा कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बट गए। यदि हम लोग बटे नहीं होते तो आज आज़ादी की लड़ाई में हमारा भी नाम होता। हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा परदादा है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने चल के लड़ी है। एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचाया, दूसरा मैसेज तीसरी जगह पहुंचाया, खाना पहुंचाया, हाँ, अलग अलग साधन पहुंचाए, जो भी लड़ने के जो साधन थे वो सारे हमारे लोग पहुंचाते थे, और इसी तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे जो पूर्वज है उसका नाम कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, और बाकी जो गणमान्य नेता थे उनका नाम लिया गया, और हम लोग फिर गांव में चले गए, जंगल में चले गए, जहाँ पर हमारा गुजर बसर हो सके, तो हमारा कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। और इसीलिए आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग समाज की मुख्य धारा में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई। ये हमारी विशेष वार्ता हो रही है और उदयपुर की, मेवाड़ की इस धरती पर फतेह सागर की सुप्रसिद्ध झील है ये। आप इस झील का पूरा दृश्य देख रहे हैं और यहाँ पर एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण है, पूरा स्वच्छ वातावरण है। तो जब हमको स्वच्छ माहौल मिलता है तो हमें भी अपने भाव जो है वो स्वच्छ हो जाते हैं। मैं समाज के उन लोगों के एक संदेश देना चाहता हूँ जो अपने आप को ओड़ नहीं राजपूत कहते हैं। अपनी जात बदलने से कुछ नहीं होता है, आपको पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं आने वाले हैं। हमारे इस मेवाड़ की धरा से लगाकर ठेठ गुजरात तक अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ ओड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बेलदार का करते हैं, लेकिन वो भी अपने समय के साथ बदल गए हैं, वो भी अपने ओड़ लगाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे 34-35 जिलों में अगर क्रांति आई है तो आने वाले समय में पूरे देश में क्रांति आएगी, और एक दिन जो आप राजपूत है आपको शर्म आएगी वापस कहते हुए। आप जब ऊँची पदवी पर बैठ गए, कहते हैं ऊँची कुल में जन्मिया करनी ऊँची न होए, जब आप राजा बन जाएंगे और फिर कहेंगे कि आपको गंगू तेली बनना है तो आप नहीं बन पाएंगे, आप कतई स्वीकार नहीं करेंगे, और आपको उसी कुल में और उसी प्रतिस्पर्धा में हमेशा बना रहना पड़ेगा जिसमें आप बन गए हैं, जिसमें आप ढल गए हैं। समय रहते अपने आप को देखिए, समय रहते अपने आप को पहचानिए, अपने समाज को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा दिल क्या है, मेरा परिवार कौन है, मैं किस क्षेत्र का हूँ, किस कुल का हूँ, किस परंपरा का हूँ। अपने आप को पहचानिए और अपने महापुरुषों को याद कीजिए। अपने आप को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। आज परेश भाई के मन में था कि नहीं, मेरा समाज पीड़ित है, मेरा समाज भी बीमार है। आप भी जैसी संक्रमित बीमारियों के ऊपर काम करते हैं, आप स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर काम करते हैं, आपके मन में ये भाव उत्पन्न होना कि मेरा समाज बहुत पीछे। आप 6 दिन से उदयपुर में हैं, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मैं अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समाज की मुख्य धारा को वापस लाने के लिए शिक्षा अर्जित कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप शिक्षावान लोग मेरा साथ देंगे, मुझे बल देंगे, मुझे हिम्मत देंगे कि इस समाज को, रूढ़िवादी परंपराओं को मैं ख़त्म करने में पूरी कोशिश करूं, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। आप अपनी होशियारी के दम पे आपने कहा मैं MA हूं, BEd हूं, मैंने ग्रेजुएट किया है। आपने अपनी शिक्षा का महत्व ज़रूर लिया है, लेकिन आप शिक्षित नहीं बन पाए। आज मुझे जब ठोकरे खा खा के जब अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं गरीब होकर भी गरीब की सेवा करता रहा और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने हमेशा हमारे समाज का वर्चस्व
बढ़ाने का काम किया है। चाहे हमने मजदूर क्षेत्र में काम किया, चाहे हमने हेल्थ क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में समाज का नाम आज ऊपर किया है। क्या होते हैं इस 10 सालों में आज हमारे नेता पॉलिटिकल लोग पहचानने लगे हैं कि ओड़ भी होते हैं, और ओड़ का भी प्राचीन से ही इतिहास है। राजा महाराजाओं के ज़माने से हमारे ओड़ हमारे साथ में काम करते आए। जो सैकड़ों सालों में नहीं हुआ वो हमारे चंद इस 10-12 सालों में हुआ है। और ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, हम जैसे कई कार्यकर्ता है, परेश भाई जैसे जागरूक लोग हैं, चाहे वो गुजरात की धरती पर रहते हो, चाहे वो मद्रास रहते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहते हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, उन्हीं के प्रेरणा से और आशीर्वाद से ये काम हुआ है। और मेरे सच्चे कार्यकर्ता भले वो कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो साक्षर नहीं है, निरक्षर है, लेकिन उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, हमेशा मुझे बल दिया। और आज ये बल की वजह से आज समाज में जागृति है। आज पूरे सौराष्ट्र नहीं, पूरे मेवाड़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में ओड़ों की एक पहचान बनी है। और हमारी इन वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप देखते रहते हैं और समाज की संस्कृति से हम अवगत कराते हैं। मुझे अगर सौभाग्य मिला तो मैं आदरणीय हमारे परेश भाई आनंद गुजरात और बड़ौदा जाकर जरूर आपके समाज की एक दृश्य दिखाऊंगा समाज वालों को कि हमारा समाज कैसे रहते हैं, हमारे समाज की परंपराएं क्या है, हमारे समाज की वहाँ कल्चर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर हमारी आबादी जो है 3000 से अधिक आबादी है। मैं आपको अपना जसमा माता का मंदिर भी दिखाऊंगा और आपको हमारी समाज की कुछ धरोहर है जो हमारे माता पिता के आशीर्वाद, दादा दादी के आशीर्वाद से जो हमने कुछ सेवा करने का समाज में मौका मिला है वो हमने किया है, उसको भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो परेश भाई आज हमारा बीच में आए, मेवाड़ की इस धरा पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परेश भाई के साथ एक घटना हुई थी जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलके और आपने उस समय परेश भाई के साथ खड़े हुए थे। आज परेश भाई आपको धन्यवाद देते नहीं थकते हैं, क्योंकि इनके मुंह से हमेशा आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। ये दुआ हम चाहते हैं कि नियंत्रण हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित आपको मिले उसके लिए हमें तत्पर रहना है, उसका हर प्रकार से सहयोग करना है, तन मन धन सभी से हमें सहयोग करना है, तभी हमारी मानवता साधकर होगी और तभी हम कहेंगे कि हम सच्चे ओड़ हैं, सच्चे मानव हैं, तब हमें होगा। भगवान चारभुजानाथ की कृपा से लगातार जन जागृति चल रही है और भगवान की ही कृपा है कि आज हम सबको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भगवान चारभुजानाथ जी का आशीर्वाद है कि हम एक साथ आज मिल पा रहे हैं। देखिए हमारे पूर्वजों ने उस समय 365 वर्ष पहले एक साथ काम किया था, एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ कबीलों में रहते थे, एक साथ उनका खुद का कबीले थे, उनके में सरदार हुआ करते थे। लेकिन आज हम देखें कि आज हम शिक्षित हो गए हैं और शिक्षावान हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम देखो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं आज के इस युग में, आधुनिक युग में। मैं चाहता हूँ कि हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और ऊंची पदवी पे बैठे हुए लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत प्रतिस्पर्धा कर दी, हमारे समाज का जहां उपयोग करना था वहां आपने बहुत उपयोग कर लिया है। आइए अब सब मिलके हम समाज की मुख्य धारा को वापस लाने की कोशिश करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। परेश भाई किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं जो आपने उस दुख की घड़ी में हमारे समाज ने साथ दिया? मेरा बड़ा बेटा मेहुल 25 साल का है। वो 2 साल पहले बीमार हो गया था, उसको पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गया था, उसका पेनक्रिया 70% डैमेज हो गया था। उसके ऊपर 5 अलग अलग सर्जरी की गई। उस दौरान हॉस्पिटल में करीब 22 लाख रुपए का खर्चा हुआ और जब पैसे का तकलीफ आया तो मैंने समाज के सामने मेरी बात रखी और करीब 60 स्टेट के और लोगों ने मुझे मदद की। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट के लोगों ने मुझे मदद की। तो मैं वो सबका आभार प्रकट करता हूँ। बेटा ठीक हो गया है, वो अपना खुद काम कर रहा है और वो अपना परिवार के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी जी रहा है। तो इस मुश्किल की घड़ी में आप लोगों ने मुझे जो सहायता की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। समाज में कभी भी ऐसी कोई घटनाएँ होती है तो मैं पहले मदद करने का प्रयत्न करूँगा और मेरे से हो सके उतना मैं मदद करूँगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ऐसी बीमारी किसी को न दे, ऐसी तकलीफ किसी को न दे। तो गुजरात से हमारे परेश भाई उदयपुर मेवाड़ की धारा पे आए हैं और देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उधर से भी आ सकते हैं। छत अभी जो है समाज ने डलवाई पूरी 900 फीट। हाँ, ये समाज ने इतना सा काम करवाया, फाउंडेशन वगैरह, बाकी सारे। वो मेरे पिताजी की समाधि है, जो संत थे सारे। तो ये ओंकारेश्वर महादेव का हमारा मंदिर है।
और ये किसी का नहीं, निजी मंदिर था हमारा, दादाजी ने स्वयं बनवाया था। ये हनुमान जी का, ये सामने, और ये पास में दादाजी है, उधर दादी जी, और वो दादी जी की ये जो माँ है, इनका निधन अभी हुआ था 2010 में। इनको 105 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ। कि इस और समाज सभा भवन में आगमन हुआ है। पूरा पढ़ रहे हैं आप? हाँ, यही इतिहास के पन्नों में रहेगा साहब। ये इसलिए लिखा गया है कि हो सकता है हम कल रहें न रहें, लेकिन इतिहास हमेशा रहे, इसलिए ये इसको मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। हाँ, तो परेश भाई, क्या आपको ये देखने को मिला है इस संस्कृति को? यहाँ पर आने के बाद मुझे खुशी हुई कि समाज को ये 4000 फीट की जगह मिली है और समाज का एक भवन बनेगा, मंदिर है, और समाज के जो भी लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर विश्राम करेंगे, भोजन कर पाएंगे और समाज के बारे में जानेंगे। समाज के साथी लोग हैं उनसे मिलेंगे, भेंट होगी, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा और समाज में कुछ नए सुधार हो सके उसका काम होगा। धन्यवाद। शहरीकरण तेज़ी से तेज़ हो रहा है। शहर उस समय, आज से अगर हम 500 साल बाद देखें तो ये ज़मीन हमारे किस उपयोग में आएगी? ये ज़मीन खेती में थी, लेकिन अभी शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग अपनी जो खेती है की ज़मीन है उसमें नए मकान बनाते, मकान बनते बनते अभी ये पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया है, और जो पुराना ओरिजिनल जंगल था वो चल बसा है और ये कंक्रीट जंगल हो गया है। और इसके साथ साथ हमारी समस्याएं भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो खेती के ऊपर हमारा परिवार चल रहा था उसकी जगह भी हम लोग छोटा मोटा नौकरी का धंधा ढूंढते हैं, ठीक है, और उसमें परिवार पालते हैं। परिवार, ये महंगाई और फैशन के ज़माने में परिवार नहीं हो पाता है, तो फिर समस्या से जूझते हैं, और समस्या होती है तो फिर हम लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जुआ खेलना, शराब पीना, इसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये समाज में नई नई समस्याएं शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी टेंशन में रहता है तो सोचता है कि यार मैं उससे कुछ मुक्ति पाऊँ, और मुक्ति पाने के लिए वो व्यसन करते हैं, कुछ न कुछ खाते हैं। हाँ, तंबाकू के साथ जुड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, नशीली चीज़ें खाते हैं, नशीली चीज़ें पीते हैं, जैसे बियर है, दारू है, ये सब करते हैं हम लोग। और उसकी वजह से समाज में जो बदलाव आना चाहिए था, जो बच्चे पढ़ाई होनी चाहिए थी, उसकी जगह मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, हाँ, खुनामर्की होती है, ये सब होता है। और जो मेन जो काम है बच्चों का पढ़ाई करना, बच्चों का अच्छा लालन पालन करना, उनको अच्छा सा परिवार बसाना, ये सब नहीं हो पाता है। तो मेन समस्या यह है कि हमारे में पढ़ाई नहीं है, इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में पढ़ाई के ऊपर काम हो। धन्यवाद। ये अभी 900 फीट पे आप जहाँ खड़े हैं वो छत डली हुई है, हाँ। लेकिन 4000 फीट की छत अगर हो जाएगी तो क्या समाज के लिए उपयोगी होगी? आपको क्या लगता है? उपयोगी होगी। 5000 की ये यहाँ पर छात्रावास बना सकते हैं, ये और मिल जाएगी ना छत पूरा, क्योंकि ये तो अपन पैक कर सकते हैं इधर वाला जो एरिया है। छात्रावास बन सकता है, बच्चे पढ़ सकते हैं और बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे, और नज़दीक की जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें एडमिशन होगा तो वो बच्चे अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और बच्चे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली परिवार चेंज होगा और परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार का विकास होगा। धन्यवाद। पर ये तो लोग धर्मशालाएं बना रहे हैं, देवरों में बना रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है, और यहाँ डेवलपमेंट शहरी में चाहिए, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? धर्मशाला में कोई रहने नहीं आता है, मुश्किल से साल भर में 2-3 बार आते हैं, और कोई लोग अपने निजी काम के लिए आते तो रहते हैं। हमारा भी एक डाकोर में ऐसा ही धर्मशाला बना है, लेकिन वहाँ पर कुछ नमस्कार 11वीं में है। हाँ। चलो अच्छा है। मेरा नाम परेश भाई है और मैं आनंद गुजरात से हूँ, ओढ़ हूँ, खरवड़ हूँ। वो देखो मेरी मदर देखो आगे, वो ऊपर से आई है। नमस्कार। और नहीं, कहीं नहीं करे। और ये जगह में हम लोग एक अच्छा सा जैसे आज अच्छा लगता है, भले थोड़ा सा पेड़ होता, कोई बात नहीं, आनंद होता कि भाई एक समाज की जगह में मुझे सोने को मिला है, ठीक है, समाज के लोगों से भेंट होती, उससे हमारा विचारों का आदान प्रदान होता और समाज की कुछ नई बातें होगी, नया कुछ सीखने को मिलता। सही। हमारी मदर भी सेवा भावी है और सारा मंदिर को मदर ही संभालती है। तो ये अब हमारी माँ तो है, लेकिन ये अब समाज की माँ भी, हाँ, क्योंकि ये क्यों हमने इस मंदिर पे रहने वाले समस्त, हमारी कितनी भी पीढ़ी आएगी ना, सब समाज की गोद रहेगी, उसका पूरा अधिकार होगा, खाना पीना समाज को करना होगा। चलो अभी तो मेरी मदर के पास सामर्थ्य है तो वो कर रही है।
हमारा सांवरिया यही है, गोविंद गोपाल। हमारा तो गोविंद गोपाल यही है, जहाँ करे पूजा भाई गोविंद गोपाल ही। ये सांवरिया क्या करता है। तो देखा आप, गुजरात से हमारे परेश भाई हमारे बीच में आए, उन्होंने दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, समाधि के हमारे पूर्वजों के दर्शन किए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इसी प्रकार समाज जने आप हमारी मेवाड़ की धरती पर आते रहें, ताकि हमें भी सेवा करने का मौका मिले। उदयपुर में समाज द्वारा बहुत विकास का कार्य हुआ है और लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। ये 4000 फीट है ज़मीन है जो बनाए हमारे पूर्वजों की याद में, इसको दान की जाए। अगर ये ज़मीन भगवान लंबी उम्र में है, ये ज़मीन और मिल जाएगी तो ये 5,500-6 हज़ार का भवन हो जाएगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई का कि हमारे इस मेवाड़ की धारा पे आए, हमारी माता से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। हेलो, अच्छा हुआ आया तो। देखिए सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं मम्मी ने, है ना। यहाँ पे कोई आएगा तो मन भावन लगेगा थोड़ा सा। हेलो परेश। हेलो। तो ये है गांधीनगर और बस्ती मल्लातलाई उदयपुर का दृश्य है, जहाँ पर और समाज सभा भवन के नाम से विख्यात है। 2013 में ही हमने इसको, हमारे परिवार ने इस पूरी ज़मीन को जो है दान कर दिया है और आज जो है परेश भाई का यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई का। गुजरात की धारा से, आनंद की धारा से आप यहाँ पर आके आनंदित हो गए हैं। चले सर, चलना चाहिए। तो परेश भाई पार्षद साहब से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन पार्षद साहब कहीं गए हुए हैं, तो अब लेट हो रहे हैं तो इनको जाना भी है। ऑफिस का काम भी काफ़ी रहता है परेश भाई के, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो पूरा हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वो साहब है गदेड़ा प्रोजेक्ट पे काम करें ना। तो आप देखें ये उदयपुर के मेवाड़ का हमारा दृश्य है, जहाँ सत्री और समाज के लोग आज भी अपनी गदों के द्वारा जो है आजीविका प्राप्त करते हैं। परेश भाई इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं समाज के लोगों से। परेश भाई जो है मेडिकल हेल्थ में काम करते हैं, इसके साथ गधों का जो है प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, बहुत अनुभव रखते हैं। ये हमारे परेश भाई, ये राजा महाराजाओं की नगरी है और यहाँ पर आज नहीं 500 सालों से भी ऊपर हमारा जो समाज है यहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है। श्रम महसूस नहीं करते हम लोग, कोई श्रम नहीं है। हाँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये गुजरात तो आया है, ये गुजरात तो आया है। ये अपने जो हेल्थ है ना डिपार्टमेंट, गदर जो डिपार्टमेंट है वहीं पे भी काम करे तो अंडे लिए बहुत सारी योजना आवे। गदा पे यूनिक योजना नहीं आवे। पाकिस्तान जैसा देश में विदेश पे गधेरा बारे में बहुत होचे जी रहो। अब ये अपनों से अब उदयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा, बन गयो। अब थोड़ा दिन बाद और दिक्कत आएगा तो अनु मिलना पड़ेगा और ये सरकार आगे आवाज़ भेजेगा कि गधा ने भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। हम जा रेट भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन आप मांग करेंगे यदि ना, बिना मांगे तो कोई वही नहीं। आप लोग कभी बोलो ही नहीं। बस से आकर जो है माता बहनों से मुलाकात, क्या फील करते हैं आप इनकी? मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो पुराने ज़माने से जो गधे के साथ काम करते आ रहे हैं, हमारी महिलाएँ, माताएँ, बहनें सब गधे का काम करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को कुछ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाए। वो ले रही है। लोग अपना एक संगठन बनाए, अभी जो बुजुर्ग है छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, स्वयं सहायता समूह बनाए और वो सरकार की कुछ जो योजनाएँ है शहरी इलाके में अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, आजीविका मिशन है, तो उसमें वो जुड़े और कुछ अपना नया कारोबार करें। होता क्या परेश भाई, एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं। हाँ। अब ये देखिए आप, ये इनकी हालत देख रहे हैं। हमें 10 परिवार खाने वाला है। अगर ये काम करेगी 200 रुपये मिलेंगे। अभी बागवानी का काम करे 200 रुपये मिलते। 200 रुपये में क्या घर चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना। तो अभी ये जो महिला है इनकी दुविधा ये है कि न तो गवर्नमेंट में है न सेमी गवर्नमेंट में है, ये तो मजदूरी बन जाएंगे। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला। और तनख्वाह भी 6-6 महीनों से आती है। तो 6 महीने तक क्या खाएंगे? सही। अभी हमने आवाज़ उठाई तो अभी महीने में मिलने लगा 5,300 रुपये में क्या महीना चलता है? क्या होगा?
5,300 रुपये एक सांसद का सुबह का नाश्ता होता है, नाश्ता। एक MLA का नाश्ता होता है सुबह का 5,300 रुपये। तो आप देखें ये कितने मजबूर है। इन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है ना। उसके लिए संगठन बना हुआ है, संगठन बना हुआ है, लेकिन आवाज़ को पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो हमें अपनी आवाज़ को खुद पहुंचानी पड़ेगी। बाद में आप मैंने मिलो साहब। तो परेश भाई आज उदयपुर की धरती पे आए हैं। यहाँ लगभग 50 से 60 परिवार आज भी इस आजीविका से जुड़े हुए हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, मैं तो इनको गधे भी आज भी हाँक लेता हूँ, झाड़ू भी निकाल लेता हूँ। जो काम ओढ़ को कोई शर्म नहीं है, ओढ़ की कोई नहीं करे होड़। जो ओढ़ है वो शर्म नहीं करेगा, जो शर्म करता है वो राजपूत है ना, क्योंकि उसको शर्म ही नहीं है ना, उसको खुद के ऊपर ही शर्म नहीं है तो वो दूसरों को क्या शर्म करेगा। तो हम लोग तो काम करना जानते हैं, हर क्षेत्र में काम करना जानते हैं। और घर ईंट भट्टे में जाती है, वो जाती है मामा के करते ना ईंट भट्टे। करीब 500 परिवार यही गधे चला, गधे का ही काम समा काम करना चाहते हैं, लेकिन मशीन आ गई। पहले क्या था कि हम पानी क्या हुआ, एक बार मिलने आऊँगा आप लोगों को, लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और और आपके साथ करीब 3-4 घंटे बात करूँगा। ठीक है, हम लोग उसी भवन में इकट्ठे हो गए, जहाँ आप आए थे ना उसी रोड भवन में इकट्ठे हो जाएंगे। और इनको थोड़ा सा इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचानी पड़ेगी। मेरा थोड़ा काम भी है, अभी मेरा है कि दिल्ली से एक मीटिंग चल रहा है। अच्छा, आप अहमदाबाद में, बड़ौदा में। हाँ, तो देखें परेश भाई अपने समाज के माता बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जान पहचान और परिचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। समाज में ऐसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि वो समाज के इन परिवारों के आके मिले। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सोच होती है, उनकी जैसी सोच होती है उनकी जैसे फल मिलते हैं। लेकिन अब परेश भाई उनसे सबसे ऊपर है। उन्होंने देखा मेरा परिवार है तो वो तुरंत रुके और उन्होंने कहा नहीं मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने भी कहा नहीं साहब, हाँ अपनी माता बहनों से बात करते हुए सीधा दृश्य है। परेश भाई मैं बताऊँ आपको, मेरी 2009 की इस कैरियर में मैं बता रहा हूँ सेवा में, इस 11 साल की सेवा में पहले व्यक्ति है जिससे आगे मिले। बाकी आज तक कोई नहीं मिला। शर्म करता है, शर्म भाई आप फोटो ले लो गधे के साथ में, मेरी इज्जत क्या रहेगी। उसमें क्या है दिक्कत यार, गधे वो हमारा पेशा है, हम लोग उससे तो बड़े हुए हैं, कोई हमारी पहचान है। कोई मुझे बोलेगा गधे वाला खुशी होती है, उसमें शर्म नहीं रखनी। मामा जी हैं, दिल्ली दूधी लेने के लिए आए, दुकान है हमारे गुरुदेव। हाँ हाँ देखो देखो हमारे गुरुदेव देखो, हाँ हाँ उदयपुर के गड़गड़ घाट पे हमारे गुरुदेव आए हैं। हालांकि समय का अभाव है इसलिए हम जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा महल है, राज महल है, पूरा क्षेत्र। जब अगली बार आएंगे तो हम आपको राजमहल वगैरह पूरा दिखाएंगे। देखिए आप परेश भाई का कि आप मेवाड़ पे आए, समय का अभाव होता भी हमारे साथ में आए हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन देखने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें ऑफिस का काम हो जाता है। चले सभी मित्रों को पुनः प्रणाम करता हूँ। हम आदरणीय हमारे परेश भाई इसी होटल में रुके हैं जो कि हमारे ये पहले जो महिला थाना था चित्रकूट नगर क्षेत्र में है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने समस्त समाज की माताओं बहनों बच्चों सबसे मुलाकात की। हालांकि समय का अभाव था, आपकी मीटिंग चल रही थी, फिर भी आपने व्यस्त समय निकाल कर भी आपने जो है समाज के लोगों से मुलाकात की। ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। मैं आपकी बहुत ही सराहना करता हूँ कि आपने उन माता बहनों से मुलाकात की जिनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता, घृणा करता है। उनसे मिलने का मतलब अभिशाप समझता है। अगर किसी को कह दे जाए कि गधे वालों से मुलाकात करनी तो वो पहले ही मना कर देता है, भैया तेरे साथ तो नहीं आना है। लेकिन आपने ये कहा कि नहीं साहब मुझे आना है, अपने समाज के लोगों से मिलना है।
कैसा महसूस करते हैं सब जो आज मुलाकात? समाज के लोगों से मिलकर खुशी होती है और हमें हमारे पुराने दिन याद आते हैं कि हम भी इसी काम में लगे थे, कर रहे थे पढ़ाई की, तो आज यहाँ पर ये मुकाम पे हैं। लेकिन हम उनकी जो दुख दर्द है वो समझते हैं और हम उसको उनसे कैसे बाहर निकाल सके उसके बारे में सोचते हैं। मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर और समाज के जो महिलाएं हैं उनसे मिलूँगा और उनके कुछ न कुछ नया काम उनको हम लोग दे सके, उनका स्किल बिल्डिंग हो सके या वो कुछ सरकारी स्कीमों के साथ जुड़ सके, लाभ ले सके, उसके बारे में काम करूँगा। धन्यवाद। मेवाड़ की इस धारा पे आकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति जो भी व्यक्ति आते हैं तो वो संस्कृति में रम जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा सदियों से पुराना यहाँ नाता है, रिश्ता है। और हमारे बुजुर्ग भी यहीं से गुजर के वो चलते चलते आगे गुजरात में आए और गुजरात में बस गए। वहाँ पर जो काम मिला नदी किनारों पे जहाँ रेती निकालना था, ईंटों का काम था, मिट्टी का काम था, तो वहाँ बस गए। लेकिन हमारा मूल ओरिजिन तो राजस्थान ही है। हाँ, हमारे जो बारोट है वो भी यहाँ चित्तौड़गढ़ में रहते थे पहले। हाँ, तो हमारा मूल ओरिजिन तो हम लोग तो राजस्थान से ही हैं। ठीक है, तो हमारा पुराना नाता है। मैं सभी राजस्थान के, गुजरात के और बाकी जो स्टेट के हैं सभी और लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और समाज के बारे में आप कुछ कीजिए, समाज के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद। तो आपने परेश भाई और जो कि गुजरात आनंद के ज़िले से आप पधारे। आपका संपूर्ण जीवन मानव हितार्थ में गुजरा है। आपने मानव समाज नहीं, आपने जीव जंतु पक्षी आदि के बारे में भी गहराई से अध्ययन किया है, मंथन किया है। आपका हमारे समाज में जन्म लेना ही गर्व की बात है। मैं आपका कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं लगातार आपसे 2009 से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आपने अनेकों परिस्थितियों में जीवन को किसे संघर्ष में जिया है उसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता। आपने अपने मुंह से मुझे कई बार बता चुके हैं कि ओड़ समाज का हमारा रिश्ता एक बहुत गहरा संबंध है। इस बात को प्रत्येक ओड़ समाज को समझने की आवश्यकता है। परेश भाई का पूरा परिवार एक समय में ईंटों के भट्टे, रेत निकालने का काम और गधों पर लादने का काम किया करता था। उनको कोई शर्म नहीं आती इस बात को कहने में कि मैं ओड़ हूँ और गधे चलाने वाला ओड़ हूँ। ये उनके लिए बहुत बड़प्पन है और बहुत बड़प्पन वाली बात वो कहे। हमारा समाज आज नहीं सैकड़ों वर्षों से पशुओं के माध्यम से ही आज अपनी आजीविका करता आया है। ये बड़े बड़े ऊंचे जो बंगले पे बैठे हुए हैं ना, एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, आपको सच्चाई और इंसानियत दिखाई देगी। उन जीव जंतुओं का परिश्रम आपको दिखाई देगा जिनकी बदौलत आज आपने ऊंची पदवी पे पहुँचे हैं। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया, करनी ऊंची न होए। व्यक्ति अपनी करनी से ही आगे बढ़ता है। जब अपने भाव अच्छे रखते हैं, अपने समाज के मन के प्रति चिंता होती है, ऐसे व्यक्ति ही समाज में ख्याति अर्ज करते हैं। ऐसे समाज के व्यक्ति का ही नाम रोशन होता है। ताने मारने से, आलोचना करने से, टांग खिंचाई करने से इससे काम नहीं चलेगा। ये तो कृष्ण काल में और राम काल में और इस कलयुग में तो और ज़्यादा हो रहा है। कृष्ण युग में भी टांग खींचने वाले लोग मौजूद थे, राम के युग में तो ज़्यादा टांग खींचने वाले मौजूद थे। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पीछे खींच लेता है। ये प्रतिस्पर्धा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। हम मानव समाज में पैदा हुए हैं। हमें ईश्वर ने एक जैसी बुद्धि दी है। जब हम पैदा हुए थे तो सिर्फ मांस के लोथड़े थे। अब इस समाज ने हमको पहचान दी कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम स्कूल के रहने वाले स्कूल के हो, तुम सूर्यवंशी कुल के हो, तुम क्षत्रिय वंश की कुल के हो। हमें इतना मान सम्मान दिया और आज हम अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत ऊंची पदवी पे चला गया तो दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सबसे ऊंचा हूँ, महान हूँ। मैं ही हम की भावना आप में पनपने लगी है। हम की भावना से नीचे उतर के आइए और देखिए जरा तल पे क्या हो रहा है। हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। हमने ऊंचे ऊंचे महल बनाने में सहयोग किया है। बड़े बड़े बावड़ी, झरोखे, नदियाँ, तालाब, जिले आपूर्ति मानव समाज के लिए जो उपयोगी थे वो ये काम हमने परिश्रम से किए और अपने शौर्य से किए हैं। एक समय था जब जंगल ही जंगल थे,
जंगल के अंदर से जंगल को काट के, लकड़ियों को, पेड़ों को काट के कैसे हमने पेड़ों उपजाऊ धरती बनाई, कैसे उसकी धरती को हमने मंगल बनाया है, इसकी भी मैंने व्याख्यान सुनी है हम बुज़ुर्गों से कि वो जब घर से निकलते थे तो वापस घर पर कभी नहीं लौटे। मित्रों, आप बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे समाज ने स्वयं परिश्रम से अपना नाम कमाया है और दुर्भाग्य ये रहा है कि जब घर से निकले थे तो मजोका थे, खरवड़ थे, भाटी थे, अपनी भाटी, खरवड़, गोतों को ही लेके वो निकले। जाति को लेकर अगर निकलते तो मुझे लगता है कि आज हमारा समाज का वर्चस्व होता, आज हमारे समाज को बच्चा बच्चा पहचानता कि और समाज भी होता है और समाज का भी अपना एक अस्तित्व होता है। हमने अपनी गोद को लगाकर आगे बहुत मान काम कर दिया, बहुत ख्याति अर्ज कर दिए। गोद लगाने का परंपरा बनियों से, ब्राह्मणों से और बड़ी जो समाज है उनसे सभ्यता हमें मिली है और आज उन्हीं के माध्यम से हम गोद लगाना सीखे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव समाज में विकसित हुआ और आप गोद लगाने की परंपरा चालू कर दी। आज ढूंढने से भी ओढ़ नहीं दिखाई देते, गोद के लोग दिखाई देते हैं। कोई राठौड़ लिख देता है, कोई रोठेड़ दिखाई देता है, मतलब अलग अलग गोद लगा के अलग अलग आप लोग बने। कोई सूर्यवंशी बन गया, कोई साहनवंशी बन गया, पता नहीं कौन कौन से वंशी बन गए, लेकिन इंसान तो आप अच्छे बन गए। आपने ख्याति अर्ज कर ली, आप शिक्षावान हो गए, लेकिन जब तक आप अपने आप की अंतरात्मा से नहीं पूछेंगे कि मैं ओढ़ हूँ और मेरे ताल्लुक इन पूर्वजों से है, तब तक समाज में विकास नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑनलाइन पे मीटिंगें करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे, फिर वही भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी मीटिंग आयोजित, सेमिनार आयोजित की गई, सोचा कि समाज को आगे ले जाएंगे, जरा तल पे तो कुछ काम हुआ नहीं और समाज आगे कैसे चला जाए। जब तक हम जरा तल पे नहीं जाएंगे, जब तक कि हमारे पास ठोस मुद्दे नहीं होंगे, समाज के विकास के लिए कोई विचारधारा नहीं होगी, समाज को ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति जिसके साथ जाने से हमें फायदा है, इनके साथ जाने से हमारे समाज का विकास होगा, प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी, तब तक लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी मजदूरी नहीं करना चाहता है, वो भी चाहता है कि मेरा भी ऊंची पदवी पे जाऊं, मैं भी अच्छी ख्याति अर्ज करूं, लेकिन क्या करूं, समाज के हालात ही ऐसे हैं कि हमारी समाज में अधिकतम आज 80% लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। हमारी समाज में चली आ रही पुरूढ़ीवादी परंपराएं धीरे धीरे ऐसे प्रचलन हुई कि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, मैं गरीब हुआ तो क्या, उससे भी बड़ा कार्यक्रम करूंगा। मैं अपने पिताजी की याद में गंगा माता प्रसादी करूंगा, मैं अपने दादाजी की याद में उससे भी बड़ी प्रसादी करूंगा। बेचारे के घर बार बिक जाते हैं, रोड पे आ जाता है, कर्जदार हो जाता है, सालों साल तक कर्जे नहीं उतरे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 12-12 साल से आज भी अपने माता पिता के मृत्यु बोझ के कर्जे नहीं उतार पाए हैं। एक समय का लोग भोजन करके चले गए, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मित्रों, समाज की स्थिति आज भी गरीब लोगों के लिए दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धा समाज में इस तरह है कि हम की भावना है बस मैं भी उससे ऊंचा बनूंगा। ऊंचा बनने की कोशिश मत कीजिए, ऊंचा तो एक ही है, वो है ईश्वर। हमारे मन में, हमारी भक्ति में सिर्फ ईश्वर है जिन्होंने हमें जन्म दिया। हम तो सिर्फ इस धरती पे मांस के लोथड़े बन के आए थे और आज हमें इंसान अगर बनाया है तो हमारे समाज ने बनाया है और ईश्वर ने बनाया। उनकी आराधना कीजिए और हमें क्या करना चाहिए ये अपने हृदय से पूछिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी सभ्यता क्या है, मेरा परिवार कौन है, मैं किस वंश का हूँ। जिस समाज में आपने जन्म लिया है उसका ऋण उतारने का अवसर है। आप भी योगदान दीजिए। आज परेश भाई ने के सुंदर विचार सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। उन्होंने अपनी माता बहनों से, उन गधे हाँकने वाली से, मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने गधों के साथ में फ़ोटो खिंचाना पसंद करता है। गधों के साथ में उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार दुविधा में है, मैं इनको भी स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। जब स्मार्ट सिटी बनती है तो हमारा परिवार भी क्यों ना स्मार्ट बनेगा। मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है। हमारा समाज शुरू से ही मजदूरी करता आया है और आज भी मजदूरी करता है। मजदूरी करने में कोई हिचक नहीं करता, क्योंकि ओढ़ की कोई नहीं करता। ओढ़ तो सबसे सर्वप्रिय होते हैं और मेहनत का समाज है। खरी खरी कमाता है और खोटी खोटी खाने वाला हमारा समाज के नाम से हमें जाना जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को ठेके पे चले जाते हैं और सारा पैसा उस ठेके वाले को दे देते हैं, पी के करते हैं, घर में हुड़दंग मचाते हैं, घर का वातावरण खराब होता है। ऐसा कतई नहीं करें। अब समाज में जो परिवर्तन देखा जा रहा है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। मैं मानता हूं कि समाज पे ऊंची पदवी पे बैठे हुए लोग आज भी
समाज को ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। उनकी जो छोटे लोग हैं उनकी गुलामी से आज़ादी नहीं हो पा रहे। बस उनको ये लगता है कि वही करने वाला है, वही करेगा, बड़ा व्यक्ति ही हमारा भला करेगा। अरे बड़ा आदमी आपका भला नहीं करेगा। बड़ा आदमी तो सिर्फ आपको राजनीतिक रोटियों के बेलन तले आपको नीचे दबा के रखेगा, आपको कभी ऊपर उठने नहीं। क्योंकि हमारे समाज में एक व्यक्ति ऊपर उठता है तो दूसरा उसको नीचे गिराने की कोशिश। कैसे न कैसे ये गरीब हो जाए, रोड पे आ जाए, ताकि मैं भी मजा देखूं, आनंद आएगा मुझे भी। जब रोड पे चलेगा, आज कार लेके चल रहा है, कल ये साला साइकिल लेके चलना चाहिए, तब मजा आएगा। हो सकता है कि गधे पे बैठ के अगर मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। ऐसी भावनाएं रखने वाले लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जब तक हमारे समाज में मौजूद है अपनी विचारधारा को लेकर, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। क्या किया है आखिर 12 साल।